नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो फिजिक्स के सॉल्यूशन के बाद टैलेंट टेक्स का हमें आज बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री का करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करो भैया केमिस्ट्री का लेके आइए, केमिस्ट्री का लेके आइए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि एक बार चेक करते हैं कि लेवल किस तरीके का है। तो जब फिजिक्स की हम लेवल की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का लेवल भाई देख के थोड़ा आसान लेवल था, इजी टू मॉडरेट के ही बीच में चीजें रह गई थी। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए तो वो चीज बदल गई है। अब वो कैसे बदली हम पर क्वेश्चन बात करते हुए चलेंगे कि लेवल किस तरीके से उन्होंने रखा था और क्या ये चीज सही थी कि 10th के बच्चों को ये लेवल का क्वेश्चन देना। हम उस पर भी आगे बात करेंगे, बट बिफोर दैट आप अपना कमेंट बॉक्स में सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि भाई किस तरीके का आपका पेपर हुआ, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या लग रहा क्वेश्चंस किस तरीके के थे। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं भाई। हम फिर से क्लास 10th का पेपर है ये टैलेंट एक्स, जो कि अभी आई थिंक 29 अक्टूबर को हुआ था। तो आई होप आपने अच्छे तरीके से एग्जाम को दिया होगा। आप केमिस्ट्री में देखो, या तो आपके पास क्लास 9th का सिलेबस आपसे पूछा गया होगा, या तो आपके पास क्लास 10th का सिलेबस पूछा गया होगा। दो क्लासेस से सिलेबस मिला के आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जो मुझे लगे कि आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता था कुछ क्वेश्चंस। इट मींस उसके लिए अगर आपके लेवल पर हम बात करें, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी चीजें लेवल पर नहीं बताई गई हैं, बताई गई हैं, लेकिन जब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग के पीछे जाएंगे तो वो चीज आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगी। मतलब आपको वो चीज अगर समझना हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, आपने वो टर्म्स जरूर सुन रखे होंगे 9th और 10th में, लेकिन जब उसको सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा उस लेवल पे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये तो चलो आसान है अपने पास। अगर हम इसकी बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या भाई? जो पानी क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में क्या करे, ऐड हो जाए, रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में रिएक्ट ऐड हो जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें अपने पास ब्लू वाइट्रियल जो कि कॉपर सल्फेट .5s2 है, अपने पास ग्रीन वाइट्रियल आयरन सल्फेट, और वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट .10s2 है। तो हम वाटर के कुछ क्रिस्टल्स अगर उसमें ऐड हो गए, नमी जो हम देखने को मिलता है, बेसिकली हमें ह्यूमिडिटी जो देखने को मिलती है, अगर उसकी बात करें तो जो भी आपके पास क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जिसमें दिखे, अगर हम सिंपल सी बात करें बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये होता है अपने पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो अगर हम इसकी बात करें तो भैया इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो यही हमारा आंसर बेसिकली हो जाएगा बेकिंग सोडा। बाकी सब में आप देखोगे किसी में 5s2 है, किसी में 7s2 है, किसी में 10s2 है, तो सब में S2 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे अगर हम इसकी बात करें ब्लू वाइट्रियल की, तो यह हो गया कॉपर सल्फेट, और जब तक ये इटसेल्फ ऐसा होगा तब तक ये कलरलेस होता है। जैसे ही ये कुछ वाटर को क्रिस्टलाइज कर लेगा, 5s2 क्रिस्टलाइज कर लेगा, ये ब्लू इन कलर हो जाएगा। और जब ये हम ये काम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं भैया, क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, CuSO4 प्लस 5s2, जब हम ये क्रिस्टलाइजेशन करा रहे होते हैं तो यहाँ क्या बनता है, कॉपर सल्फेट .5s2, और ये रिएक्शन कैसी होती है, तो ये रिएक्शन हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वाटर और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या बनता है, तो बॉन्ड बनता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। अगला ही सवाल उसी पर बेस्ड हमारे पास है। देयर आर 4 मिक्सचर्स। मैं इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लेवल पर 10th के लेवल पर एटलीस्ट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हम इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चलो नाम से बाई नेचर तो जान रहे हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ डिसोल्यूशन की, बात करेंगे यहाँ की नेचर कैसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, तो वो चीज थोड़ा सा हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, कितने रिएक्शंस तुम्हें अच्छा याद करा दिया जाएगा कि भाई ये इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने पास अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। अब जैसे ही आप अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पहले क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर NH4 प्लस का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या होगा SO4, ठीक, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। अब इसको जैसे आप पानी में डालोगे, वी नो कि ये क्या होगा, आयनाइज होगा। अब कोई चीज आयनाइज हो रही है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, ये क्या करेगी, रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन। तो हमारा जो सल्फेट है और अमोनियम, उसके बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि ये भाई किस में टूटेंगे, जैसे ये पानी में डालोगे आप, ये आयंस के फॉर्मेट में टूट जाएगा। अब आयंस के फॉर्मेट में टूटेगा तो किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट मींस अगर हम सबसे पहले अमोनियम प्लस इसकी बात करें तो दिस विल बी द इंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। अब दूसरा अपने पास है अमोनियम नाइट्रेट, सेम केस यहां पर भी होने वाला है। ये भी क्या करेगा, टूटने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दिस विल बी आल्सो द इंडोथर्मिक रिएक्शन। हम जैसे अमोनियम नाइट्रेट को भी पानी डालेंगे, नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्मेट में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आयंस के फॉर्मेट में। तो जब किसी चीज की आयंस की ब्रेकेज की हम बात करते हैं, इन दैट केस वी नीड एनर्जी टू ब्रेक दैट कंपाउंड, ठीक।
अब जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे जैसे एनहाइड्रस का मतलब जो पानी के साथ ना हो, अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये होता है कलरलेस। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। अब जैसे इसमें पानी डालोगे ये क्या होगा? क्रिस्टलाइज होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होगा, इस पे 5s2 ऐड होगा। जब कोई चीज ऐड हो रही है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोई चीज बन रही है, यहां कुछ टूट नहीं रहा, यहां कुछ बन रहा है। देखो अगर किसी चीज को तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अब किसी चीज के बनने से एनर्जी मिलती है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? दिस विल बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? दिस विल बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पर अगर हम बात करें लास्ट वाले में ग्लूकोज प्लस वाटर, तो ग्लूकोज को अगेन पानी में क्या करना है? टूटना है। ग्लूकोज क्या है? शुगर है। शुगर जो हम खाते पीते हैं, भाई शुगर तो बहुत सारी चीजें है ना, तो हम जनरली ये नहीं कि जो मीठा खाते हैं वही एक शुगर है, शुगर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ शुगर। तो ये शुगर को भी ब्रेक होना है, टूटना है, डिजोल्व होना है पानी में। तो ये भी डिजोल्व होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कैसा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको पहचानना हो भाई, ग्लूकोज आप घोल लो, ठंडे पानी में घोलना, गर्म पानी में घोलना। जब आप गर्म पानी में घोलोगे जल्दी घुलेगा, क्योंकि हमने एनर्जी पहले से दे रखा है उसे। इंडोथर्मिक रिएक्शन सपोर्ट करता, अगर एक्सोथर्मिक होता तो आप गर्म पानी में अगर ग्लूकोज को घोलते नहीं घुलता। लेकिन जैसे हम ठंडे पानी में घोलेंगे, और गर्म पानी में तो जो डिजोल्यूशन की रेट होती है वो किसमें ज्यादा होती है? गर्म पानी में। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है वो। क्लियर? तो हमारा सबसे पहला इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। तो हम अगर मैच कराएं तो इंडो इंडो एक्सो इंडो, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? क्लियर है? यहां तक आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी, आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which of the following are formed when aluminium oxide reacts with NaOH? अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये क्लास 10th का सवाल है, और अगर आप अच्छे लेवल पर पढ़ के गए होंगे तो नो डाउट इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है? इजी लेवल का सवाल है। हम चलो कैटेगराइजेशन भी करते चले भाई। तो ये तो अगर आप देखें तो वेरी इजी सवाल है, वेरी इजी सवाल है। मैं इसको अगर कैटेगराइजेशन अपने हिसाब से करूं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं भाई 10th के लेवल पर ये चीज हार्ड थी। नॉर्मली आप बच्चा अगर नॉर्मल प्रिपरेशन करके गया तो मुश्किल है उसके लिए करना ये सवाल। अब यहां पर देखें तो ये रिएक्शन एसिड और बेस का है, और मैं इसको मॉडरेट में रखता हूं क्योंकि ये थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो आप कर ले जाएंगे। हमें पता है कि मेटल के ऑक्साइड जितने भी होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो भी होते हैं, एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। मेटल ऑक्साइड लगभग बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर होते हैं, बेस होते हैं। और यहां पर हम देखें तो ये भी क्या? एक बेस है। ये भी क्या? एक बेस है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। इट मींस ये एसिड की तरह भी काम करता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3 हो गया, यहाँ जिंक ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या है? एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब भैया कि ये एसिडिक भी है, ये एसिडिक नेचर भी इनके पास है, और इनके पास बेसिक नेचर भी है। मतलब एसिड के साथ बेस का नेचर दिखाएंगे, बेस के साथ एसिड वाला नेचर दिखाएंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें ये बेस है तो ये अपना कौन सा कैटेगराइजेशन लेके आ जाएगा? कौन सा नेचर लेके आ जाएगा? एसिड वाला नेचर लेके आ जाएगा। अब एसिड वाला नेचर लेके आ जाएगा तो हमें पता है एसिड प्लस बेस हमेशा बनता क्या है? तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। बात खत्म। यहाँ पर क्या हो गया? सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, सॉल्ट प्लस वाटर, बात ही खत्म करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, खत्म। और बनेगा क्या? तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, क्लियर? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल भी मैं बोल सकता हूँ इजी है, क्योंकि ये हम बार बार पढ़ते आए हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन में, और मैंने तो अपनी क्लास में कई बार करा रखा है ये वाला सवाल कि डायरेक्ट कलर कंपाउंड। देखो ये जो क्वेश्चन आपको मिला ना, ये कलर कंपाउंड पर बेस है, कलर कंपाउंड। और ये जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कलर कंपाउंड आपको पढ़ाए जाते हैं। स्पेशली अगर कहीं कहीं मैं देखता हूँ टीचर्स बता देते हैं, कहीं कहीं नहीं बताए जाते हैं, तो भाई अब वो चीज़ आपको थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस के दौरान चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देखो हर एक चीज़ तो टीचर नहीं बताएगा। आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं। क्लियर है? पहला क्या है? अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ऑन हीटिंग। पहले तो आपको समझ में ही जाना चाहिए कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब आप ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हो क्या है। ऑन हीटिंग गिव्स अ येलो कलर कंपाउंड, यहां से भी थोड़ी सी आइडिया मिल जाए। अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस, ब्राउन गैस आपको बार बार रटाई जाती है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर है? बस जहां गैस की बात आ गई, बात खत्म ऑप्शन में, और कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, बात खत्म, पहला ऑप्शन ही सही था। तो हम अगर देखें तो अपने पास था PbNO3 लेड नाइट्रेट। ये कैसा होता है? तो ये होता है व्हाइट सॉलिड। ठीक, इसको जैसे ही हीट करोगे ये बनेगा PbO प्लस NO2। ठीक, तो ये कैसा कलर का होगा? तो ये होगा येलो कलर का।
और ये कैसा होगा, तो रेडिश ब्राउन होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ठीक, ये वाली रिएक्शन बहुत बार बताई गई है, बहुत बेसिक रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है। तो यहाँ हम इसकी अगर कलर की बात करें तो ये व्हाइट इन कलर होता है। जैसे आप हीट दोगे टूटेगा, टूटने के कारण क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड इज व्हाट, येलो इन कलर, और NO2 क्या है, रेडिश ब्राउन इन कलर। बात कर लेते हैं भैया, थोड़ा सा देखो यहाँ स्मार्टली मूव करना पड़ेगा इस सवाल में, और मैं इसको वेरी इजी कैटेगरी में रखूंगा। बस एक चीज मैं चेक करूंगा, देखो बाकी खत्म काम, एक चीज चेक करूंगा, पूरा क्वेश्चन खत्म। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक, अब आपको इसका कलर भी याद होना चाहिए, बेरियम सल्फेट का कलर क्या है, ये चीजें आप 10th के बेसिस के लिए भी एटलीस्ट याद करिए, 10th में है आप तो। अब हमें देखो x y z चाहिए, तो x यहाँ है, y यहाँ है और z यहाँ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर x जो है बेरियम के लिए भी है और यहाँ z बेरियम के लिए, और दोनों जगह क्या बेरियम एक ही है, मतलब जितने टाइम्स x होगा उतने ही बराबर होगा z। तो यहाँ से अगर वैल्यू डायरेक्ट लिखूं तो x बराबर क्या आएगा, z आएगा, बस इतनी सी बात है। x बराबर क्या आएगा, z आएगा। देखो x बराबर z नहीं है, x बराबर z नहीं है, x बराबर z है, x बराबर z नहीं है, बात ही खत्म। ऑप्शन नंबर 3। अब बाकी का मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, बाकी का मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, क्लियर है, बाकी का मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। The two metals which are extracted by means of electrolytic reduction of their molten state are, ठीक है, दो ऐसे मेटल्स बताइए जिनको हम उनके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्शन जो हम करेंगे वो उनके मोल्टेन स्टेट से करेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जिंक एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम नहीं, ठीक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। अगर हम देखें इसमें तो जिंक एंड मैग्नीशियम मांगे, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम बात करें टू मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन स्टेट आर, पहला है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा आयरन एल्यूमिनियम, पॉसिबिलिटी नहीं। तीसरा जो हमारे पास अगर हम बात करें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, हम उनकी एक्सट्रैक्शन की बात जब करते हैं तो उनकी एक्सट्रैक्शन हम किसके बेसिस पर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन स्टेट। तो हमारे पास जो मोस्ट में आएंगे यही दोनों आएंगे और यही हमारे लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए अब, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले पोटेशियम, दूसरा फिर कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, जिंक, ठीक, परफेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। देखो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये दोनों, क्योंकि कॉपर यहाँ रखा गया है तो पहला और दूसरा तो यहीं खत्म हो जाता है। ठीक, अगर तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पर भी सीक्वेंस गड़बड़ है, यहीं पे सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया गया, यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्लास 10th, वेरी वेरी इजी। ये तो चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी है, ये चार्ट आपकी एनसीईआरटी में भी है। सबसे पहले हमें वाई पता करना है, एक्स पता करना है। देखो एक्स तो हमको पता है कि भैया अगर सल्फाइड और होता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यहाँ हम रोस्टिंग करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। अगर कार्बोनेट और है तो यहाँ ऑक्सीजन पहले से, इसलिए यहाँ कैल्सिनेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे। यहाँ ओपन हीटिंग होती है, यहाँ क्लोज हीटिंग होती है, क्योंकि कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, तो ये रिडक्शन है। ये क्या है भैया, रिडक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन। अब 3 से भी हमारा काम आई थिंक चल जाएगा। हमें किसका पता लगाना, एक्स का। एक्स इज रोस्टिंग, मतलब पहला और दूसरा खत्म, ऑप्शन बचा। अब इसके बाद किसकी बात करें, जेड की बात करें, जेड इज रिडक्शन, तो ऑप्शन नंबर 3। देखो 2 सही हो गया काम, 2 सही हो गया काम। ये क्या है, हमें पता है कि भैया हाईली रिएक्टिव जो होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही कराते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इन मोल्टेन स्टेट। और उधर जो बचता है उसमें भी क्या बचता है, रिडक्शन ही बचेगा। ठीक, बात खत्म। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। कोई भी चीज अगर न्यूट्रल एटम है, अच्छा, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो भैया वेरी वेरी इजी के केस में रख दीजिए। कोई चीज न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नो चार्ज होगा। अगर कोई चीज न्यूट्रल है मतलब नो चार्ज, और
पॉजिटिव चार्ज जो आता है वो प्रोटॉन की वजह से आता है और नेगेटिव चार्ज आता है न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। तो दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो इट मींस पहला ऑप्शन आई थिंक सही होना चाहिए यहाँ पर भी। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज करेक्ट इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी जरूरी नहीं है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन वो भी जरूरी नहीं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए। आयनिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट X एंड क्लोरीन हैज फॉर्मूला XCl2। कोई एक है जिसके साथ क्लोरीन का फॉर्मूला XCl2 बन रहा है। हैविंग द मॉलिक्यूलर मास, अच्छा मॉलिक्यूलर मास मतलब इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना 95 U। व्हाट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट, अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो भैया उसका ऑक्साइड बनेगा XO। बोलो क्या बनेगा, XO। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 और ये 1 है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 रही होगी। अगर हमें बनाना है तो X के साथ Cl2 का, तो इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2। बोलो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, तब जाके XCl2 बनेगा। अगर यहाँ पर हम फिर से करें X की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा X2O2, लेकिन हम 2 को बैलेंस कर देंगे तो क्या बनेगा, XO बनेगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, होनी भी चाहिए। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो भैया क्लोरीन 2 है, तो अगर हम X का मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं कि M है, mx प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35.5 इज इक्वल टू 95। ठीक, तो यहाँ से अगर mx की वैल्यू हमें चाहिए, देखो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था किसका, XCl2 का कितना था 95 U, तो हमने 95 U यहाँ लिख लिया। तो mx की जो बात आएगी 35 दूना 70 71, और 71 में से एक जाएगा क्या बचेगा 4, और ये आ जाएगा 24 24 U आ गया। कितना आ गया, 24 U आ गया। अब यहां से अगर देखें तो x और u था, तो 24 ये था, इसका हो गया 24 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो ये आ गया 40 U। कितना आ गया, 40 U। हो गया सवाल ये भी। भैया इसको भी रखिए वेरी इजी की कैटेगरी में। कहाँ परेशान थे भाई तुम लोग केमिस्ट्री में, कहाँ परेशान थे बताओ, कहाँ परेशानी है। आइए अगले सवाल पर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम सब्सटेंसेस आर लिस्टेड। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉलीएटॉमिक, मतलब 2 से 3 से ज्यादा बेसिकली आपके पास क्या हो, आयंस और 8 हो। तो हमारे पास ये अगर हम देखें तो इसमें पॉलीएटॉमिक नहीं है। ठीक, फ्लोराइड बनेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ये बात करें तो बाइकार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट है ना, NaHCO3, पानी में डालोगे तो बनेगा Na+, और यहाँ बनेगा HCO3-, और यह है बाइकार्बोनेट। हमारे पास लास्ट में 8 हमें चाहिए, ध्यान रखना था यही। इसका अगर नाम रखेंगे तो यह आएगा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट 8 आ रहा है ना लास्ट में, बिल्कुल। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा Ca2+, और ये बनेगा SO4 2-। तो ये कैसा आयन है, ये सल्फेट आयन, ये कैसा है, सल्फेट आयन। तो 8 यहाँ भी आया, परफेक्ट, मतलब D और G वाला सही है। ये तो है लेकिन 8 नहीं, ये 8 है। ये क्या है, 8 है, 8 नहीं है। तो D एंड G विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, जिसका भी पेपर था भाई अच्छे तरीके से बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व करा है। जैसे आयनिक फॉर्म में टूटेगा, कैल्शियम प्लस सल्फेट में टूटेगा, यहाँ सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट में टूटेगा, दोनों के लास्ट में 8 आ रहा है। क्लियर है, चलिए आइए। और पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या भैया, एक से ज्यादा आयन, कितने, 1 2 और 3 2 5 आयन है, 1 और 2 5 आयन यहाँ पर भी है पॉलीएटॉमिक। Which of the following statement about the electron is incorrect? It is negatively charged. क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, वैसे सही है। The mass of electron is equal to mass of neutron, बिल्कुल नहीं। जो mass of electron होता है वो mass of neutron का लगभग 2000 टाइम्स कम होता है, ये होता है। mass of electron is approximately 1837 होता है, लेकिन हम इसको 2000 मान लेते हैं कि mass of neutron upon 2000। तो ये वाला गलत है और इस क्वेश्चन के लिए वो सही है। तो भैया ये तो और वेरी इजी हो गया, ये तो और वेरी इजी हो गया। देखो कहाँ फंस रहे थे भाई। अब ये लास्ट क्वेश्चन था जो करने लायक था। बिलो द डायग्राम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमारे पास P है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रखा गया, यहाँ पर P है। इन द अबव इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड P अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स Q एंड दिस। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऑप्शंस के थ्रू चलना चाहिए, ऑप्शंस के थ्रू चलना चाहिए। अब देखो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पहले भी पढ़ रखा है कई चीजों का। पहला इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप नहीं करते हो, इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हो। मेन जो आता है ये आता है ब्राइन, हम ब्राइन का करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर रखें तो थोड़ा सा ऑप्शंस के थ्रू मूव करें, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस के ही थ्रू जाना चाहिए। तो P की बात करें अगर हम, तो P क्या है अपना, ब्राइन है।
ब्राइन मतलब NaCl है प्लस H2O है, इसमें घोला गया बेसिकली NaCl इन एक्वस स्टेट, ये है पूरा कहानी। तो अगर हम यहाँ देखें तो NaCl था अपने पास, एक्वस स्टेट में था, हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बनेगा अपने पास NaOH, ये पढ़ चुके होंगे आप, ये बनेगा Cl2 और ये बनेगा H2, ये आएगी गैस, ये बनेगा एक गैस निकलेगा एक आपके इलेक्ट्रोड से और दूसरे वाले से एक इलेक्ट्रोड से। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। तो ये हो गया अपना P गिव्स Q एंड गैसेस, तो ये हो गया अपना Q एंड गैसेस R एंड W। तो मान लेते हैं कि R और W में हमें कंफ्यूजन होना चाहिए कि R कौन सा और W कौन सा है, ये कंफ्यूजन मैं अभी के लिए R और W ऐसे मान चुका हूं। ठीक, बोला गया फिर क्या कि व्हेन W रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन गैस, फिर जो बोला गया कि भैया W रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन गैस गिव S। ठीक, तो क्लोरीन और नाइट्रोजन आई डोंट थिंक रिएक्ट, हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन कराते हैं, लेट सपोज H2 प्लस N2 और रिएक्शन आप पढ़ चुके होंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होती है। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये W थी, ये क्या था, नाइट्रोजन ही था, तो ये बन के क्या आया, ये S बन के आया, ये S बन के आया। देखो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ऑप्शंस के थ्रू सोचना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो P की वैल्यू क्या है, NaCl, इसमें भी है। Q की वैल्यू NaOH, परफेक्ट बैठ गई हमारी, बैठ गई है, क्लियर। अब बात करते हैं S की। अगर हम यहाँ देखें S के लिए भैया हम अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन का तो कोई रिएक्शन ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो W जब रिएक्ट करेगा इससे तो S बनाएगा, विच इज अमोनिया बना रहा है। और क्या ऑप्शन में अमोनिया है। बस ऑप्शन यही खत्म हो जाता है सवाल, ऑप्शन यही सवाल खत्म हो जाता है। लेकिन हम बाकी के भी रिएक्शंस पूरा लिखेंगे। ठीक, क्या था रिएक्शन बाकी का, देखो बोला गया व्हेन P कौन है भाई, P कौन है, P इज NaCl रिएक्ट्स विथ, अच्छा P NaCl, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो NaCl प्लस H2O, क्योंकि ब्राइन है ना, और इसमें हम रिएक्ट करा रहे हैं किसको, प्लस CO2 भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक, अलॉन्ग विथ व्हेन S मतलब यहां पर अमोनिया, NH3 भी है। ठीक, प्लस अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो बन के क्या आएगा, तो यहां से अगर मैं बनाऊं तो बनेगा अपने पास NH4Cl प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यही सॉल्वे प्रोडक्ट का हमारा रिजल्ट होता है। रिजल्ट सॉल्वे प्रोडक्ट, सॉल्वे बनाता है सोडियम कार्बोनेट, सॉल्वे। हमारे पास ये जो सॉल्वे प्रोसेस है ये हम यूज करते हैं सोडियम Na2CO3 बनाने के लिए। तो एक रिजल्ट T आ गया अपना, तो ये आ गया क्या, T एंड U। तो भैया आप मैच करा लीजिए पीछे, बात खत्म है। देखो T एंड U में, T क्या है NH4Cl, U क्या है अपने पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक, नहीं बाइकार्बोनेट बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, NaHCO3 बैलेंसिंग करेंगे तो आई थिंक सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनना चाहिए। एक हाइड्रोजन और ये, हाँ बैलेंसिंग करोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, बस यहाँ से अगर आप मैच कराओगे तो आई थिंक यही बनना चाहिए आपके सामने, हाँ यही बनेगा और यही ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ केमिस्ट्री खत्म हो जाती भाई, और लास्ट जो बचता आपके सामने क्या, हम अगर बात करें R, हम क्या कर रहे हैं R अलॉन्ग विथ, R कहाँ पर है अपने पास, R की वैल्यू अपने पास कहाँ है, क्लोरीन। हम इसको स्लेग लाइन से अगर रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है V, मतलब हम अगर इसको CaO से रिएक्शन कराएं तो Cl2, तो ये बनेगा CaOCl2, और ये हमारा हेजनक्लेवर्स प्लांट का रिजल्ट भी होता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्लियर, तो सारी चीजें देखो क्लियर थी आपके सामने, और ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में, दो ही ऑप्शन में था। ठीक, तो अगर याद होता है हेजनक्लेवर्स प्लांट में हम क्या बनाते हैं, तो भी आप दो ऑप्शंस तो ऐसे ही, ये वाला ऑप्शन और ये वाला तो ऐसे ही खत्म था, और बस यहाँ डिस्टिंग्विश में यहाँ और यहाँ था। ठीक, तो हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे। और आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कितना स्कोर आपका आया, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए और कितने इनकरेक्ट थे आपसे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।